Hello everyone. Today's lecture is about methods in developmental psychology and आज हम observation method की बात करेंगे. For better understanding of developmental issues and theoretical viewpoint, obtaining reliable data is necessary. Developmental psychology में developmental issues को समझने के लिए और theoretical viewpoints को समझने के लिए रिलायबल डाटा को कलेक्ट करना जरूरी होता है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट यूज द फॉलोइंग मेथड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने रिलायबल डाटा कलेक्शन के लिए और इस सब्जेक्ट को बेटर वे में स्टडी करने के लिए कई सारे मेथड्स का यूज किया है, जिनमें से हम आज ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करेंगे. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है. ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी ऑब्जर्वर किसी सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके या उसके बिहेवियर को देखकर उसका डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा के बेस पर उसके बिहेवियर को एनालाइज करता है. तो ऑब्जर्वेशन मेनली दो तरीके का होता है. एक होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. यानी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के ही यहाँ दो टाइप बताए गए हैं. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जहाँ कोई भी ऑब्जर्वर नेचुरल कंडीशन में किसी सब्जेक्ट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा कलेक्शन के बेस पर एनालिसिस करता है. तो बच्चों और अडल्ट के बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन कई तरीके से की जा सकती है. जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में किसी भी बच्चे या अडल्ट के बिहेवियर की जब हमें स्टडी करनी होगी या जिस ऑब्जर्वर को स्टडी करनी होगी वो नेचुरल एनवायरनमेंट में या फिर फील्ड पर जाकर उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड करेगा और इसी मेथड को नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है. Study of preschoolers' response to their peers' distress provide a good example of this technique. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि प्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पीयर ग्रुप के प्रति रिस्पॉन्स अगर हमें देखना है तो ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज वहां किया जा सकता है. ऑब्जर्विंग 3 and 4 year old in child care centers, the researcher recorded each instance of crying and the reaction of nearby children. वही दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है ऑब्जर्वेशन मेथड का कि एक चाइल्ड केयर सेंटर में 3 और 4 साल के बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया कि वो पास वाले दूसरे बच्चों के रोने को सुनकर या उनके दूसरे बिहेवियर को देखकर किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं. वो उन बच्चों के रोने पर उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं या फिर किसी तरह का कमेंट वो कर रहे हैं या फिर बच्चे की अनहैप्पीनेस के ऊपर कोई कमेंट कर रहे हैं, उनको स्कोल्ड कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं उनको, या फिर उनके साथ हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं या दूसरी कोई चीज शेयर कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ सिंपैथी शो कर रहे हैं. Caregiver behavior such as explaining why a child was crying, mediating conflict or offering comfort were noted to see if adult sensitivity related to children's caring response. वहीं दूसरी तरफ बच्चों के अलावा केयर गिवर के बिहेवियर को भी ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए एनालिसिस किया जा सकता है कि जो केयर गिवर हैं वो बच्चे के रोने पर किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, वहां पर वो उनको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं. इन चीजों को भी ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप emerged or not between children और केयर गिवर. वहां ये ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि क्या केयर गिवर और बच्चे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन पा रहा है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के जरिए इन्वेस्टिगेटर डेली के बिहेवियर को बहुत आसानी से नेचुरल एनवायरनमेंट में या फिर फील्ड में जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं.
Naturalistic observation also has a major limitation. Not all children have the same opportunity to display particular behavior in everyday life. अब यहाँ naturalistic observation की एक major limitation बताई गई है कि सभी बच्चों में everyday life में अपने behavior को show करने की ability नहीं होती है, यानी कुछ बच्चे shy हो सकते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो वो अपने बिहेवियर को एवरीडे लाइफ में शो नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के जरिए हम उस बच्चे की बहुत सारी एबिलिटीज को नहीं देख पाएंगे। एंड दूसरा टाइप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये इसलिए है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हम नेचुरल कंडीशन में या फील्ड में जाकर सब्जेक्ट के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे थे या फिर ऑब्जर्व कर रहे थे। वहीं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हम एक लेबोरेटरी में जाकर वहां पर नेचुरल कंडीशन की जैसी कंडीशन लैब के अंदर बनाकर हम सब्जेक्ट के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। In this approach, the investigator set up a situation that evokes the behavior of interest so that every participant has an equal opportunity to display the response. अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में इन्वेस्टिगेटर एक नेचुरल सिचुएशन की जैसी ही सिचुएशन लैब में क्रिएट करता है और वहां जितने भी पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को उसको स्टडी करना है, उन सब पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को वो एनालाइज करता है और उनको रिस्पॉन्स करने का मौका देता है और उनके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स को वो नोट करता चला जाता है और उसके बेस पर सभी सब्जेक्ट के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। इन वन स्टडी चिल्ड्रंस comforting behavior was observed by playing a tape recording of a baby crying in next room. अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की एक स्टडी यहाँ बताई गई है। इस स्टडी में क्या किया गया कि बच्चों के कंफर्टिंग बिहेवियर को नोट किया गया और उसको नोट करने के लिए लैब में एक कंडीशन बनाई गई। वो कंडीशन ये थी कि उन बच्चों को एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई गई। उस टेप रिकॉर्डिंग में बच्चे के रोने की आवाज उन बच्चों को सुनाई दे रही थी। उन चिल्ड्रन को ये लग रहा था कि पास वाले रूम में कोई बच्चा रो रहा है। तो वहां पर उनका बिहेवियर देखा गया कि उन बच्चों के पास दो ऑप्शन थे कि वो या तो इंटरकॉम के जरिए अपने पास वाले रोते हुए बच्चे से बात करके उसको चुप करवा सकते थे और दूसरा था कि वो बटन दबाकर उस इंटरकॉम को बंद कर सकते थे या उस आवाज को बंद कर सकते थे। तो वहां उन्होंने बच्चों के फेशियल रिएक्शंस के जरिए, फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए और उनके बिहेवियर के थ्रू ये नोट किया कि बच्चे वहां रोने वाले बच्चे से बात करना चाह रहे हैं या फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं। इट मीन्स उनमें कंफर्टिंग मैनर्स कितने हैं या कंफर्टिंग बिहेवियर किस तरीके का है। तो ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की ही एक स्टडी थी। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन परमिट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसर्च सिचुएशन देन डज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ डिफरेंस बताया गया है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जब भी कोई ऑब्जर्वर करता है तो वहां पर हमेशा ज्यादा कंट्रोल होता है रिसर्च सिचुएशन के ऊपर। वहीं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है रिसर्च सिचुएशन में। इन एडिशन द मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्टडिंग बिहेवियर सच एज पेरेंट चाइल्ड एंड फ्रेंडशिप इंटरेक्शंस दैट इन्वेस्टिगेटर रेयरली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी इन एवरीडे लाइफ। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को बहुत सारे बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए ज्यादा यूजफुल माना गया है और वो बिहेवियर हैं जैसे कि पेरेंट चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप है या फ्रेंड्स के बीच में इंटरेक्शन है। इस तरह की स्टडीज को स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में बेटर वे में स्टडी किया जा सकता है। कलेक्टिंग सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है उसकी बात हो रही है। द प्रोसीजर्स यूज्ड टू कलेक्ट सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम पोस्ड। अब डेटा कलेक्शन किस तरीके का करना है ये डिपेंड करता है कि
रिसर्चर के पास रिसर्च प्रॉब्लम किस तरीके की है, उसके बेस पर रिसर्चर या ऑब्जर्वर ये डिसाइड करता है कि उसको सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है. सम इन्वेस्टिगेटर चूज द स्पेसिमेन रिकॉर्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर, एवरीथिंग सेड एंड डन ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड. कुछ इन्वेस्टिगेटर कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजों को ही रिकॉर्ड करते हैं, वहीं कुछ एक इन्वेस्टिगेटर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी डिटेल में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं. वो डिपेंड करता है कि उनकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और उनको अपनी स्टडी में क्या अध्ययन करना है. In other studies, information on only one or a few kind of behavior is needed, permitting more efficient procedure. वहीं कुछ एक स्टडीज में रिसर्चर को सारे बिहेवियर पर फोकस ना करके एक या दो बिहेवियर के ऊपर ही फोकस करना होता है. In these instances, a common approach is event sampling, in which the observer record all instances of a particular behavior during a specified time period. तो जब रिसर्चर को सिर्फ एक या दो पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करना होता है, तो उस टाइम पर इवेंट सैम्पलिंग काम में लाई जाती है. इवेंट सैम्पलिंग में ऑब्जर्वर कुछ एक स्पेसिफिक बिहेवियर से रिलेटेड इंस्टेंसेस को रिकॉर्ड करता है, बाकी दूसरी चीजों को वो रिकॉर्ड नहीं करता है. In the study of preschoolers' response to their peers' distress reported earlier, the researcher used event sampling by recording each instance in which a child cried, followed by other children reaction. अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है इवेंट सैम्पलिंग का, जैसे कि प्री स्कूलर्स के ऊपर स्टडी की गई, जिसमें कि ये देखा गया कि प्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने पीयर ग्रुप के प्रति किस तरीके का रिस्पॉन्स करते हैं. जब उनके साथ का कोई बच्चा रोता है तो वो बच्चे किस तरीके का रिएक्शन देते हैं. तो यहाँ पर इवेंट सैम्पलिंग यूज में लाई जाएगी डेटा कलेक्शन के लिए. Another way to observe efficiently is time sampling. एक दूसरा तरीका है डेटा कलेक्शन का जिसको टाइम सैम्पलिंग बोला जाता है. In this procedure, the researcher records whether certain behaviors occur during a sample of short interval. अब टाइम सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, रिसर्चर कुछ एक सर्टेन बिहेवियर को कुछ एक छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट के रिकॉर्ड करता है. फर्स्ट, ए चेकलिस्ट ऑफ द टारगेट बिहेवियर इज प्रिपेयर्ड. सबसे पहले टारगेट बिहेवियर की एक चेकलिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है. देन द ऑब्जर्वेशन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ ब्रीफ टाइम सेगमेंट. चेकलिस्ट बनाने के बाद क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड को छोटे छोटे से बहुत सारे टाइम सेगमेंट में बांट दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, a half hour observation period might be divided into 120 15 second intervals. इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि एक आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन पीरियड को बहुत सारे छोटे छोटे सेकंड के इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है. द ऑब्जर्वर वॉचेस द चाइल्ड फॉर एन इंटरवल एंड देन चेक्स ऑफ बिहेवियर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, repeating this process until the observation period is complete. अब ऑब्जर्वर को जो बिहेवियर ऑब्जर्व करना है उस बिहेवियर को वो इन थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के दौरान ऑब्जर्व करेगा, देखेगा और उनको रिकॉर्ड करेगा. जब तक नेक्स्ट टाइम इंटरवल नहीं आएगा तब तक वो उसको देखेगा. नेक्स्ट टाइम इंटरवल आने पर वो दोबारा से उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा और इस तरीके से वो हर एक टाइम इंटरवल पर बार बार उस बच्चे की पर्टिकुलर बिहेवियर को नोट करता जाएगा. अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में किस तरह की कमियां नॉर्मली देखने को मिलती हैं या लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं. अ मेजर प्रॉब्लम इन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द बिहेवियर स्टडीज. सबसे जो मेजर प्रॉब्लम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में देखी जाती है वो होती है ऑब्जर्वर का इन्फ्लुएंस, यानी कि सब्जेक्ट के बिहेवियर के ऊपर ऑब्जर्वर का इन्फ्लुएंस कई बार देखने को मिलता है. The presence of a watchful, unfamiliar individual may cause children and adults to react in unnatural ways. बहुत बार किसी अनफेमिलियर इंडिविजुअल की या फिर कई बार सब्जेक्ट को ये पता लग जाता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है हमें,
तो उस वजह से बच्चे और कई बार अडल्ट भी अननेचुरल वे में बिहेव करने लग जाते हैं, यानी कि वो नेचुरल वे में बिहेव नहीं करते हैं। कई बार वो जिस तरीके के रियल में होते हैं उससे जस्ट अपोजिट तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। For children under age 7 or 8, observer influence is generally limited to the first session or two. अब नॉर्मली 7 से 8 साल के बच्चों में ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस ज्यादातर पहले या फिर दूसरे सेशन में होते देखा गया है। यंग चिल्ड्रन कांट स्टॉप बीइंग देमसेल्व्स फॉर लॉन्ग एंड दे क्विकली गेट यूज्ड टू द ऑब्जर्वर प्रेजेंस। थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं या हम एडोलेसेंट्स की अगर हम बात करें, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्वर इफेक्ट उनमें देखने को नहीं मिलता है और वो बच्चे ऑब्जर्वर की प्रेजेंस से जल्दी ही यूज्ड टू हो जाते हैं। Older children and adults often engage in more socially desirable behavior when they know that they are being observed. थोड़े से बड़े बच्चे या हम कह सकते हैं कि लेट चाइल्डहुड के बच्चे, एडोलेसेंट और अडल्ट्स को जब पता लग जाता है कि उनको कोई देख रहा है या कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सोशली डिजायरेबल बिहेवियर ज्यादा करने लग जाते हैं, यानी इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं जहां उनको सोशली एक्सेप्ट किया जा सके। नेचुरल वे में बिहेव वो नहीं करते हैं या अपना नेचुरल बिहेव शो नहीं करते हैं। In these instances, researcher can take their responses as an indication of the best behavior they can display under the circumstances. तो इस तरीके से जब भी लोगों में ऑब्जर्वर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो लोग अपना बेस्ट बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं, यानी अपना रियल बिहेवियर शो ना करके किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए उस चीज को वो शो करने लग जाते हैं। Researchers can minimize observer influence. Adaptation periods in which observer visit the research setting so participant can get used to their presence are helpful. अब ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसका एक तरीका है एडेप्शन पीरियड के नाम से जाना जाता है। एडेप्शन पीरियड का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर अपनी स्टडी करने से पहले ही पार्टिसिपेंट के बीच में जाना स्टार्ट कर दे, उनसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो इससे क्या होगा, पार्टिसिपेंट यूज्ड टू हो जाएंगे, उससे इंटरेक्शन आसानी से वो करने लग जाएंगे पहले से ही, तो उनको वहां पर अजीब नहीं लगेगा, यूज्ड टू वो हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो करने लग जाएंगे। और जब रिसर्चर अपनी रियल स्टडी करेगा तो उस टाइम पर उसको फेक रिस्पॉन्सेज या फेक बिहेवियर ना मिलके उसको रियल बिहेवियर वहां दिखाई देगा। Another approach is to ask individuals who are part of the child's natural environment to do the observing. For example, in several studies, parents have been trained to record their children's behavior. इसका दूसरा तरीका हो सकता है ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस को कम करने का कि बच्चों के ऊपर स्टडी करने के लिए ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाए जो कि ज्यादातर उनके कांटेक्ट में रहता है। एग्जाम्पल है इसका पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हो सकते हैं कि वो ज्यादातर बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं, वो उनके नेचुरल बिहेवियर को ज्यादातर जानते हैं, तो उनको ट्रेंड किया जा सकता है कि बच्चों के बिहेवियर को वो रिकॉर्ड करें। Besides reducing the impact of unfamiliar observer, this method limits the amount of time needed to gather observation, and some information can take a long time to obtain. ऐसा करने से एक तो अनफेमिलियर ऑब्जर्वर का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, दूसरा इस मेथड की सहायता से ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम वहां पर उनको मिल जाएगा। अगर पेरेंट्स को ही ऑब्जर्वर बना दिया जाएगा तो वो लंबे टाइम तक बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो इस लिमिटेशन को भी कम किया जा सकता है। In addition to observer influence, observer bias is a serious danger. अब ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस के अलावा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर बायसनेस भी देखी जाती है, जो कि एक सीरियस डेंजर माना जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। When observers are aware of the purpose of a study, they may see and record what is expected rather than what participants actually do. कई बार जब ऑब्जर्वर को अपनी स्टडी का पर्पस पता होता है, उसको कुछ पर्टिकुलर तरह के रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग
सब्जेक्ट में चीजें देखने लग जाते हैं या अपने अकॉर्डिंग चीजों को वो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, ना कि पार्टिसिपेंट जिस तरीके का एक्चुअल में बिहेव कर रहा है उसको वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसको ऑब्जर्वर बायसनेस कहा गया है। Therefore, people who have no knowledge of the investigator's hypothesis or who at least have little personal investment in them are best suited to collect the observation. अब ऑब्जर्वर बायसनेस को कम करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं कि या तो ऐसे रिसर्चर को स्टडी करने के लिए सिलेक्ट किया जाए कि जहां उसको स्टडी का हाइपोथेसिस ही ना पता हो कि हाइपोथेसिस क्या है, तो उसको पहले से अगर हाइपोथेसिस नहीं पता होगा तो वो कोई रिजल्ट भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा और वो अपने हिसाब से चीजों को नहीं सोचेगा या अपने हिसाब से रिजल्ट को मैनिपुलेट नहीं करेगा। और दूसरा तरीका हो सकता है कि ऐसे रिसर्चर को लिया जाए जहां पर उसका खुद का कुछ ना कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो स्टडी में या उसकी खुद की मेहनत लगी हो उस स्टडी में, उसको अपने रिजल्ट जो है वो एक्चुअल चाहिए हो या वो रियल में रिसर्च या स्टडी करना चाहता हो, तो इस तरीके के रिसर्च को लिया जाए जो कि सीरियस हो के उस रिसर्च को कंप्लीट करे और रियल डेटा ही कलेक्ट करे। Finally, although systematic observation provides invaluable information on how children and adults behave, it conveys little about the thinking that underlies behavior. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से हमें बच्चों और अडल्ट के बिहेवियर के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उनमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल भी होती हैं और कुछ एक इंफॉर्मेशन इनवैल्यूएबल भी हो सकती है जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स का पता लग सकता है। फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्चर मस्ट टर्न टू सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। लेकिन अगर किसी के बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करना है या फिर डीप नॉलेज लेनी, डीप एनालिसिस करना है किसी के बिहेवियर का या पर्सनैलिटी का, तो हमें सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स का या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करना ही होगा। तो ये सारी लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशनल मेथड की। एंड हियर इज द रेफरेंस। थैंक यू सो मच।